दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जीरो आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। देश के 87 यानी 87 बड़े अफसरों ने जो रिटायर्ड हैं और सामाजिक जीवन में काफी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसमें चीफ सेक्रेटरी रैंक के अफसर रहे हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, बड़े बड़े अफसर रहे हैं। तो 87 अफसरों ने निर्वाचन आयोग को पत्र भेजकर, ज्ञापन भेजकर, और ये पत्र बिल्कुल उन्होंने ओपन रखा है, यानी सभी पढ़ सकते हैं, सबके लिए जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से चुनाव का संचालन कर रहा है और जिस तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है, वो बताता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं उपलब्ध है लोगों को, यानी राजनीतिक दलों को। सभी राजनीतिक दलों के बीच में समान लेवल नहीं मिल रहा है। एक गैर बराबरी दिखाई दे रही है उनके ट्रीटमेंट को लेकर, उनके अप्रोच को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर, और इलेक्शन कमीशन के जो रुख है उसमें भी वो दिखाई नजर आ रही है। तो ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड न होने का सवाल उठा दिया है 87 अफसरों ने, रिटायर्ड, ये बहुत बड़ी घटना ही नहीं है, बल्कि ये देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और दोस्तों, ये ऐसे दौर में किया गया है, ऐसे दौर में ये सवाल उठा है जब हमारे चुनावी जो जो हमारा चुनावी माहौल है देश का, वो काफी विषाक्त हो गया है। राजनीतिक मसलों के बजाय सांप्रदायिक, धार्मिक, समाज में बंटवारा करने वाले, विद्वेष फैलाने वाले ऐसे मसलों का बाजार गर्म है। अब देखिए चुनाव का डिस्कोर्स। चुनाव के डिस्कोर्स में लोगों को राहत देना, किसानों को, मजदूरों को, आम लोगों को पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करना, सेहत की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, रेल के पटरियों में विस्तार करना उनका, इसके अलावा अच्छी रेलें चलाना, केवल नहीं बल्कि सर्वसुलभ ट्रेनें चलाना, सबके लिए ट्रेनें चलाना। अब मान लीजिए आप कुछ ट्रेनें आप चला दे रहे हैं जो बहुत अमीर लोग एफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी को ट्रेन नहीं मिल रही है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम देश का है वो उसका चूना लग रहा है। बैंकिंग सिस्टम जो है वो बहुत बुरी स्थिति में है। देश के कुछ बड़े उद्योगपतियों के 14 14 लाख करोड़ रुपए, आई मीन इतने रुपए को बकायदे माफ किया जा रहा है। तमाम कॉन्ट्रडिक्शन सामने समाज में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी चर्चा नहीं की जा रही है। चर्चा किस चीज की जा रही है इस चुनाव में? अब शुरू हो गया है नया, मछली और मटन। अब मछली और मटन के आधार पर अगर चुनाव होगा, वो भी भारत जैसे विशाल देश का, जहां पर इतनी बड़ी आबादी केवल नहीं रहती है बल्कि जिसकी इतनी ग्लोरियस ट्रेडिशन है। जब देश में आजादी मिली और उसके बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो हम उन देशों में शुमार थे जिन्होंने महिलाओं को न केवल मताधिकार दिया, बल्कि हमने सभी वयस्क लोगों के मताधिकार का जो राइट है वो इंश्योर किया था। दुनिया के अनेक विकसित देशों में ये नहीं था, लेकिन हमारे यहां इंश्योर हुआ। लेकिन उस देश में हमें और आगे जाना चाहिए था जब संविधान सभा ने ये सब तय किया, लेकिन हम पीछे जा रहे हैं। उन दिनों जो डिस्कोर्स था, अगर आप शुरुआती दौर के चुनावों की बात देखिए तो देश को रिकंस्ट्रक्ट करने का था। उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देश, गुलामी से मुक्त हुए देश को एक ऐसा आधुनिक, खुशहाल, समृद्ध और लोकतांत्रिक रूप से मजबूत राष्ट्र बनाने का था। और सारा जो चुनावी जो लड़ाई होती थी उस दौर में, वो इन्हीं चीजों पर केंद्रित होती थी। लेकिन आज जब हम कह रहे हैं कि हम तो दुनिया की तीसरी इकॉनमी बन जाएंगे, पांचवी हम बन गए हैं, हम दुनिया में सिरमौर बन जाएंगे, विश्व गुरु बन जाएंगे, तो ऐसे दौर में हालत यह है अपने देश की कि हम मीट और मछली पर सवाल उठा रहे हैं। हम मांसाहार और शाकाहार की बहस को चुनाव में ला रहे हैं। पिछली बार हमने देखा कि पुलवामा कभी हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है।
तरह तरह की चीजें हमारे सामने आती हैं, तो ऐसा लगता है कि इस बार सारा डिस्कोर्स पॉलिटिकल इश्यूज को छोड़ दिया जाए, सोशल इश्यूज को छोड़ दिया जाए, नौजवानों के इशू को छोड़ दिया जाए, पढ़ाई लिखाई दवाई सब छोड़ दिया जाए, अब मीट मछली पर बहस करें। और आश्चर्यजनक यह है कि ये कोई भारतीय जनता पार्टी के साधारण नेता इस तरह की बहस को नहीं चला रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री अपने भाषणों में ये सब सवाल उठा रहे हैं, और वो जब उठा रहे हैं तो पूरा भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उठा रहा है, उसके नेता उठा रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर में उधमपुर की रैली में माननीय प्रधानमंत्री ने ये बातें उठाई फिर से। अब ये कहना, और सारे नेता कह रहे हैं बीजेपी के, कि सावन में लालू प्रसाद ने राहुल गांधी के साथ मटन बनाया था। अरे भाई, तो उसी समय आपने क्यों नहीं ये सब कहा? और ये सब कहने की बात है, कौन क्या खाना खा रहा है, क्या क्या कैसे जी रहा है। इस देश में मांसाहार प्रतिबंधित तो नहीं है। हो सकता है आप लोग प्रतिबंधित कर दें भविष्य में, लेकिन आज की तारीख में तो प्रतिबंधित नहीं है। और न तो किसी मैनुअल में ये लिखा है कि इस महीने में खाना है, इस महीने में नहीं खाना है। अगर कोई किसी महीने में बना रहा है तो ये उसकी आजादी है। लेकिन आप सावन सावन में जो घटना घट चुकी है कई महीने पहले, उसका सवाल आप चुनाव में उठा रहे हैं। क्या मतलब है? अब उदाहरण के तौर पे एक नई घटना और दर्ज हो गई कि नवरात्रि से पहले लालू प्रसाद यादव के पुत्र और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो बिहार के रह चुके हैं, उनका एक चित्र आया। नवरात्रि से पहले का वो चित्र है, जब वो किसी अन्य नेता के साथ हेलीकॉप्टर में खाना खा रहे हैं और उसमें मछली बहुत स्वादिष्ट उनको मिली तो उसको दिखा रहे हैं। अब वो फोटो वो जारी हो गया, उसको लेकर बाबेला मचा हुआ है, विवाद मचा हुआ है कि नवरात्रि में ये मछली क्यों दिखा रहे हैं। अरे भाई, आप मत देखिए, आप मत देखिए ना। क्या देखने की जरूरत है? आप देश के बारे में और चीजों को देखिए। इन छोटे छोटे मसलों को लेकर अगर ये विवाद बनाया जाएगा, अब चित्र कैसे आया, क्यों क्यों आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, वो एक अलग विवाद का विषय है। लेकिन भारत जैसे बड़े राष्ट्र राज्य का लोकसभा चुनाव अगर मछली और मटन के मुद्दे पर लड़ा जाए तो ये कितना शर्मनाक है इस देश के लिए। भाई, मैं तो कहता हूं कि भोजन के सवाल पर चुनाव हो तो अच्छी बात है कि इस देश में कितने लोग पौष्टिक आहार ग्रहण कर रहे हैं। हंगर इंडेक्स में हम क्यों पीछे हैं? जो वैश्विक हंगर इंडेक्स है, आप उसे खोल कर देख लीजिए। भारत स्थिति इतनी खराब है भारत की कि उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। हम उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चिंता कर रहे हैं कि कौन क्या खा रहा है, कौन क्या बना रहा है, कौन क्या सीख रहा है। तो क्या कुछ पार्टियों में लोग एक ही ढंग का खाना खाते हैं? कमाल की बात है। भाई, इंटायर साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया भी, नॉर्थ इंडिया भी, हर जगह सबके खाने की अलग अलग, सबका अलग अलग शैली है। लेकिन उससे मुद्दा बनाना चुनाव में, आप एसडीआई पर नहीं आप जा रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है। हंगर इंडेक्स में तो हम गए गुजरे है ही हैं, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी 131, 180 मुल्कों की सूची में संभवतः हम लोग अभी भी 131 पर हैं। तो 131 पर जो देश है वो टॉप 5 में पहुंचने की बात नहीं कर रहा है। वो टॉप 5 पर पहुंचने की बात अगर करता है तो इकोनॉमी में करता है, लेकिन ये नहीं देखता है कि वो परकुलेट नहीं कर रहा है। और जीडीपी डेवलपमेंट का इंडिकेटर नहीं है। दुनिया के टॉप मोस्ट जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कह चुके हैं कि जीडीपी से किसी भी मुल्क के डेवलपमेंट का कोई ठोस संकेत नहीं मिलता है। सारे इंडिकेटर्स अलग अलग होते हैं और उन इंडिकेटर्स को बनाकर एक मुकम्मल तस्वीर उभरती है कि कोई मुल्क कितना सभ्य है, कितना विकसित है, कितना खुशहाल है, कितना समृद्ध है। हैप्पीनेस इंडेक्स भी बनता है, लेकिन सबसे बुनियादी जो इंडेक्स है डेवलपमेंट को इंडिकेट करने का, दोस्तों, वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है।
और ये वैश्विक स्तर पर है, और ये कोई एक कंपनी या प्राइवेट कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं रिलीज करता है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था रिलीज करती है, जिस पर पूरे दुनिया के मुल्कों का फेथ है, विश्वास है, और उसमें हम गए गुजरे हैं 131। तो आप क्या कीजिएगा? और हम भोजन की बात कर रहे हैं, हम अपने स्कूली बच्चों को क्या दे रहे हैं? आपको याद है, उत्तर प्रदेश के एक जिले में एक पत्रकार ने स्कूली बच्चों को जो मिड डे मील मिलता है उसमें उसकी तस्वीर छाप दी थी कि क्या बच्चों को खिलाया जा रहा है। जो निर्धारित मेनू था वो उपलब्ध नहीं था, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई थी, उस पत्रकार के खिलाफ। और आप चुनाव में आज मीट और मछली की बात कर रहे हैं, और फिर आप जाकर के साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ ईस्ट हर जगह कहते हैं कि हम तो आपके रखवाले हैं, हम तो आपके साथ हैं। तो क्यों नहीं उनसे कहते कि आप ये अमुक अमुक भोजन खाएंगे, आपके खाने के डिश में, आपके डिश में अगर आपके लंच में, आपके डिनर में ये चीजें रहेंगी, तो आपका हमारा हमारा कोई वास्ता नहीं है। आप तय कर दीजिए, फिर कानून बना दीजिए कि लोग कब क्या खाएं। तो एक बड़े मुल्क को, एक डेमोक्रेटिक मुल्क को इतनी संकीर्णता में ले जाने वाली जो राजनीति है, क्या वो हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, समाज और आम लोगों की खुशहाली का कोई रास्ता तैयार कर सकती है? हमारे तमाम पौराणिक आख्यान भोजन के बारे में, लोगों के खाद्य पदार्थ के बारे में बिल्कुल डाइवर्स तस्वीर पेश करते हैं। उस मुल्क में इतनी संकीर्णता जिस तरह से जाहिर की जा रही है, वो भी राजनीतिक राजनीतिक मौके पर जब देश का चुनाव हो रहा है, इसे क्या कहेंगे? इसे राजनीति की दरिद्रता कहेंगे, या दिमाग और बौद्धिक स्तर की दरिद्रता कहेंगे? दोस्तों, इसीलिए जब 87 अफसर कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बना है, चुनाव जिस माहौल में हो रहा है, वो एक बात तो लेवल प्लेइंग फील्ड का है कि बराबरी होनी चाहिए सबके बीच में, सबको बराबरी का महत्व मिलना चाहिए। ऐसा न हो कि केवल नोटिसेस इलेक्शन कमीशन विपक्ष के नेताओं को जारी किया करे और सत्ता पक्ष के लोगों को कोई जारी ही ना करे, वो जो चाहे वो कहते रहें। और दूसरा पक्ष यह है कि इलेक्शन कमीशन को यह भी देखना है कि कौन राजनीतिक दल, कौन नेता कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के प्रावधानों के विरुद्ध बोल रहा है। दोस्तों, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अपने देश का इलेक्शन कमीशन ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज की आम सहमति से तैयार किया है, और उसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान है कि धार्मिक, जातिगत और भाषाई आधार पर वोट नहीं मांगा जा सकता। लेकिन डंके की चोट पर खुलेआम सत्ताधारी दल जो देश का है, वो अपने हर रोड शो में, हर जनसभा में अमूमन धार्मिक नारे लगा रहे हैं, और वे धार्मिक नारे उस पार्टी को बहुत प्रिय हैं। लेकिन उस पार्टी को यह समझना चाहिए कि चुनाव के मौके पर उन नारों को आप नहीं लगा सकते। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड कहां है? अब आप देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नोटिस भी अब तक नहीं जारी किया है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान में, रोड शो में, जनसभा में बड़े बड़े नेता भी धार्मिक नारे लगा रहे हैं। ऐसे नारे जो आमतौर पे मंदिर में लगाए जाते हैं, आमतौर पे धार्मिक जुलूस में लगाए जाते हैं, किसी धार्मिक आयोजन में लगाए जाते हैं। ये चुनावी आयोजन में इस तरह का नारा लगाया जा रहा है। अब आप 87 अफसरों की जो अपील है इलेक्शन कमीशन से, उसका पर्सपेक्टिव समझिए, उनके उनके कंसर्न्स को आप समझिए। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत गंभीर मसला है दोस्तों, जो आज इस चुनाव के दरमियान उठा है, और मुझे लगता है कि कम से कम इस बारे में जरूर विचार करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, जो जिसने अब तक विचार नहीं किया है।
क्यों नहीं किया है, ये तो वो जाने। क्या इलेक्शन कमीशन वाकई दबाव में है? क्या वो डाइवर्सिटी नहीं पसंद करता? क्या वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो उसका अपना है, क्या वो अपने ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ध्वस्त करने पर आमादा है? जो नेता चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के प्रावधानों के खिलाफ रोज बोल रहे हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? पहले तो चुनाव आयोग कभी भी इस तरह से अनदेखी नहीं करता था। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अनदेखी होती थी, उसका उल्लंघन होता था। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन पूरी पूरी तरह एक पॉलिटिकल पार्टी, एक से वन सेट ऑफ लीडर्स, उनकी पूरी अनदेखी कर रहा है। जो चाहे वो करे, ये हाल है। दोस्तों, इस बीच में एक महत्वपूर्ण बात और घटित हुई है, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। देश में जो पॉलिटिकल मसलों पर चुनाव, उसमें एक प्रमुख है। अक्सर आप देखते होंगे टेलीविजन चैनलों पर सर्वेक्षण आते रहते हैं। वो अपने को ओपिनियन पोल कहते हैं, लेकिन ज्यादातर ओपिनियन पोल समाज में जनता की ओपिनियन क्या है ये नहीं रिफ्लेक्ट करते। वो दरअसल इसीलिए कराए जाते हैं कंडक्ट, कि वो लोगों में ओपिनियन क्रिएट करें, लोगों के विचार को बदल करके वो किसी एक पक्ष में ले जाने के लिए ओपिनियन पोल कराए जाते हैं। लेकिन अभी सीएसडीएस और लोक नीति का हिंदू अखबार के साथ, द हिंदू अखबार के साथ मिलकर एक बहुत महत्वपूर्ण सर्वेक्षण आया है। और यह सर्वेक्षण टेलीविजन के सर्वेक्षण से बिल्कुल अलग है। यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर विषय को कवर करता है। इस सर्वेक्षण में सीएसडीएस लोक नीति के, उसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर ऐसे हैं, कुछ ऐसे इंडिकेशन मिलते हैं जिससे समझ में आता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के टॉप नेता ये मटन और मछली का मामला क्यों बार बार उठा रहे हैं। वो पूरे चुनाव को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ, धार्मिकता के लिबास में क्यों उसको ढकना चाहते हैं, क्यों वही मसला बार बार छेड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग महंगाई और बेरोजगारी से इस कदर दुखी और नाराज हैं, और उसके लिए केंद्र सरकार को प्रथमतः वो जिम्मेदार ठहराते हैं। ज्यादा जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डालते हैं। और उनका कहना है लोगों का कि 62%, 62% लोग जो हैं वो मानते हैं कि नौकरी की उम्मीद करना अब बहुत मुश्किल है मौजूदा तंत्र में। और ये जो 62% लोग हैं दोस्तों, ये आमतौर पे सबाल्टर्न समूहों के हैं। 71% लोग मानते हैं कि महंगाई बढ़ी है पिछले 5 सालों में, 71%। तो ये जो सर्वेक्षण में जो नतीजा आया है, इससे भी साबित होता है कि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं मौजूदा सत्ता से जनाक्रोश है, असंतोष है। सब कुछ हरा भरा नहीं है जैसा दावा किया जाता है कि लोग तो खुश हैं, लोग तो खुश हैं। लोग अंदर से नाखुश हैं, लेकिन डर के मारे वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता कई बार। तो इसीलिए लोगों को भरमाने के लिए, ताकि वो ये भूल जाएं कि महंगाई की मार वो झेल रहे हैं, बेरोजगारी की मार वो झेल रहे हैं, इसीलिए बार बार धार्मिकता और सांप्रदायिकता दोनों को केंद्रीय मुद्दा इस चुनाव में बनाने की कोशिश हो रही है। और एक बात और, कि इस सर्वेक्षण में सीएसडीएस लोक नीति के यह भी मसला आया है कि जो जनवरी महीने में अयोध्या के मंदिर का शिलान्यास हुआ, लोकार्पण हुआ, उस लोकार्पण से जो राजनीतिक समर्थन अपने लिए बीजेपी पैदा करना चाहती थी, उसकी रोशनी, उसकी आंच अब कुछ धीमी हो गई है। शुरू में तो था 2-1 महीने, लेकिन अब वो जो संभावना थी वो धीमी पड़ती जा रही है। यह भी सर्वेक्षण में है। 25% लोग कहते हैं कि ज्यादा असर नहीं है, और 24% लोग कहते हैं कि कोई उनकी ओपिनियन इस बारे में नहीं है कि लोग मंदिर को अभी महत्वपूर्ण मुद्दा चुनाव में मानते हैं
इस आधार पर बीजेपी को वोट देंगे या नहीं देंगे, या किसी पार्टी को। और दोस्तों, ये 49% लोग इंडिफरेंट हैं, इसका मतलब कि वो नहीं मानते कि मंदिर के आधार पर, मंदिर के लोकार्पण के आधार पर वो किसी एक पार्टी को चुनाव में वोट दे देंगे, या इसके आधार पर कोई चुनावी फैसला आम समाज करेगा। ये ओपिनियन है 49% लोगों की। और 48% लोग कहते हैं कि नहीं, अभी प्रभाव थोड़ा है, प्रभाव है, ज्यादा या कम। इसका मतलब कि 49% लोग, यानी 1% लोग अधिक हैं समाज में, जो मानते हैं कि मंदिर के नाम पर केवल चुनाव में वोट नहीं गिरेगा। तो यह भी एक कारण है कि मछली और मटन का सहारा खोजा गया है। लोगों के दिमागों को, लोगों के मन को एक अजीब तरह की संकीर्णता में डुबोने का, ताकि लोग इन इश्यूज पर बात ना करें। महंगाई पर, बेरोजगारी पर, अपने बच्चों की पढ़ाई पर, नकल पर, पेपर लीक पर कोई बात ही ना हो। बात हो किस पर? अरे देखिए ना, वो मटन खा रहा था। अरे देखिए, वो सावन में मछली खा रहा था। ये क्या है? क्या भारत जैसे बड़े विशाल राष्ट्र को, जो एक महान डेमोक्रेसी के रूप में हमारी संविधान सभा ने खड़ा किया था, क्या उसके सारे मूल्यों को, उसके सारे लोकतांत्रिक सेकुलर मूल्यों को क्या तहस नहस करने का यह अभियान सुनियोजित है? तो दोस्तों, इसी सवाल के साथ आज की टिप्पणी, आज की इस चर्चा का समापन करता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और देखते रहिए जीरो आवर।